अच्छा, we will be starting from hearing loss. ठीक है. There are two types of hearing loss. एक में जब हमें disease का पता होता है, ठीक है, the disease is known. एक होता है non-organic. It happens all of a sudden and disease is not known. उसमें फिर आगे डिजीज जिसमें नॉन होती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है. ये किसमें होगा? एक्सटर्नल और मिडिल ईयर तक जो होगा वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा. उसके बाद होगा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. ठीक है, ये इनर ईयर का होगा. सेंसरी न्यूरल लॉस विल बी ऑफ इनर ईयर. सेंसरी कॉक्लियर का और नर्व को इन्वॉल्व जो करेंगे वो पेरिफेरल सेंटर हो सकता है. सेंटर का मतलब है ब्रेन अफेक्टेड है. ब्रेन इज अनएबल टू रिसीव. पेरिफेरल का मतलब है आपका जो नर्व लेके जा रही है सिग्नल्स दैट इज अफेक्टेड. सेंसरी क्या? इसमें हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं कॉक्लिया में वो काम नहीं करे, या नर्व में हमारी नर्व कट गई है, डैमेज है, देयर इज ट्यूमर, या फिर ब्रेन उसको अनेबल टू रिसीव. अगेन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहाँ तक इन्वॉल्व करेगा? मिडल ईयर तक. इनर ईयर पे क्या हो जाएगा? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. अब अगर if I tell you a patient comes to you with block in the ear, there was earwax, which type of hearing loss do you suspect the patient to have? Which type of hearing loss do you suspect the patient to have? Conductive hearing loss simple क्योंकि वह एक्सटर्नल एयर की पैथोलॉजी है. फ्लूइड आ जाए, फॉरेन बॉडी आ जाए, ठीक है, फ्लूइड, फॉरेन बॉडी, पेन, पेपर, पेंसिल, वो ASOM, CSOM, वो सारे के सारे क्या करवाएंगे? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कराएंगे. एंड इफ देयर कॉक्लिया को कन्वॉल्व कर रहा है, इसके अंदर फ्लूइड आ गया, ये इसकी कॉक्लिया की ऊपर वाली पार्ट डैमेज हो गई, नर्व कट गई, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सेंसरी न्यूरल करेगा. ऑल्सो जो एजिंग के साथ होगा, यानी जब आप ओल्ड हो जाते हो, जब आपको ऊंचा सुनाई देता है, तो वो भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि कंडक्टिव पाथवे बिल्कुल ठीक है, नर्व्स डीजनरेट हो रही है. अब टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस अगेन जो कंडक्टिव है, फ्लूइड, फॉरेन बॉडीज, एलर्जीज, ईयर ड्रम रप्चर हो गया, वैक्स इम्पैक्ट हो गया, फॉरेन बॉडी आ गई है. जो एजिंग कराती है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है. या फिर जो आप अगर ऊंचा सुनते रहो हेडफोन्स लगा लगा के, तो इस पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा. ड्रग जो हमारे जेंटामाइसिन है इस और डायूरेटिक्स है, एस्पिरिन है, ये सारे वेस्टिबुलर टॉक्सिक रहते हैं, ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कराएंगे. ब्लास्ट एक्सप्लोजन से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा. मिक्स्ड कुड बी जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और हेड ट्रॉमा. उसमें मिक्स हो सकता है कि वो बोन भी टूट गई, साथ नर्व भी डैमेज है. Results from sensory neural hearing loss results from lesion of the cochlea, right? Canina 8 or central auditory pathway. Your circuit is defective, unable to perceive, circuit is defective. Could be congenital, you are born with defective nerve, defective cochlea, defective pathway, or it could be acquired later on in the life. अब characteristic features क्या होंगे? इसका पॉजिटिव रेनीज टेस्ट होगा. नॉर्मली क्या होता है? रेनीज टेस्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? रेनीज टेस्ट नॉर्मली क्या होता है? देखो नॉर्मल में क्या होता है. नॉर्मल रेनीज टेस्ट में क्या होता है? एयर कंडक्शन नन, and there is none loss. पॉजिटिव होता है, रेनीज टेस्ट पॉजिटिव होता है. नेगेटिव का मतलब है हेयरिंग लॉस. अच्छा, रेनीज टेस्ट जो क्या करता है? कंडक्शन को चेक करता है, ठीक है. एयर कंडक्शन इज बेटर देन bone conduction, but in conductive hearing loss bone conduction becomes better, क्योंकि एयर यहाँ पे पाथवे में खराबी है और इट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड. तो जब बोन कंडक्शन बेटर हो जाती है, कहीं और से कंडक्ट हो रहा है, एयर से कंडक्ट नहीं हो रहा. Do you understand this कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन बेटर, ये क्या फिनोमेना है? समझ आई हुई है?
बात ये होती है कि जब आप यहाँ से लगाते हो कान के आगे, अगर आपकी ये वाली MIS ठीक है, मिडल एयर की पैथोलॉजी से एक्सटर्नल एयर को इन्वॉल्व करती है, मिडल एयर को इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ से अगर ठीक है एयर जा रही है वाइब्रेट होके, तो इसका मतलब है कि एयर कंडक्शन बिल्कुल आपकी एयर कंडक्ट हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल लोगों में एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। अब बोन कंडक्शन ये हमारी स्कल बोन वगैरह से कहीं और से कंडक्ट होकर जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारी जो एयर कैनाल है उसमें वैक्स पड़ा हुआ है, फ्लूइड है, कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, या फिर बोन्स टूट गई है। अब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में परसेप्शन में खराबी है, तो उसमें भी एयर कंडक्शन जो है बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। इधर आ जाओ वेबर टेस्ट, ये लोकलाइजेशन चेक करता है कि कौन सा खराब है। अब नॉर्मल लोगों के दोनों में इक्वल लोकलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मल लोगों में इक्वल लोकलाइजेशन है। सेंसरी न्यूरल क्या करेगा, सिर्फ नॉर्मल जो सेंसरी न्यूरल में क्या होगा, जब आप इसको लोकलाइज करने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल वाला हेयर जो होगा वो बेटर हेयर कर सकेगा। लोकलाइजेशन, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो दोनों से इक्वली और वेल परसीव कर सकते हैं, और जो सेंसरी न्यूरल होता है वो सिर्फ सही वाले से, जिसकी नर्व उसकी सही होगी वो सिर्फ उस वाले से परसीव कर सकेगा। तो इट इज लोकलाइज टुवर्ड्स, आपको उधर से कान से आवाज आएगी जिसकी नर्व फंक्शनिंग होगी, ठीक है, इस लोकलाइज। तो अब सेंसरी न्यूरल के क्या क्या फीचर्स होंगे, इसका रेनी जो होगा बिल्कुल नॉर्मल लोगों वाला आएगा, एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो है नहीं। और वेबर विल बी लेटरलाइज, लेटरलाइज मतलब पिकिंग पावर, जिसकी नर्व ठीक होगी उस कान की बेटर होगी ना, तो वो बेटर एयर की तरफ लेटरलाइज होगा। Are you unable to hear my voice? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरल होगा इट occurs at higher frequency 3 to 3000 हर्ट्ज। और जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के होते हैं उसमें एयर कंडक्शन का अलग ग्राफ बनता है, बोन उसमें एयर और बोन में डिफरेंस होता है, दो लाइनें आती हैं बोन कंडक्शन पे, और एयर कंडक्शन पे सिर्फ एक ही ग्राफ होता है। और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जब आवाज सुन रहे होते हो आप शोर में और हल्की, जब शोर में और बाहर बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, तो आप ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, किसी की आवाज को पहचान सकते हो। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इससे आपको समझ आ रही है किसी की बात शोर में या हल्के शोर में, ये पुअर होती है, यू आर अनएबल टू परसीव, ठीक है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर है का मतलब है शोर में यू आर अनएबल टू हेयर द पर्सन स्पीच। ये कौन से वाले का ऑडियोग्राम है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का? देखो, सबसे पहले जल्दी से ये पहचानना है कि इसमें दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। अगर एक लाइन है तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, दिस इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का एक और फीचर है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे, यहाँ से इस तरफ को फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज हो रही है, पहले 125 है, 250, 500, 1000, 2000। तो as frequency increasing, as the frequency is increasing, hearing loss in decibel is also increasing। देखा higher frequencies पे 3000 पे dip आ गया, तो ये डिक्रीज होने लग जाता है उसका हेयरिंग की कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है, जो कम फ्रिक्वेंसी पे उसको सिर्फ 30 लॉस है, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पे 60 70 जाके फिर 80 90 तक पहुंच जाता है। ये एक लाइन का मतलब है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अगर लॉस ना होता तो नॉर्मल लाइन बनी होती, और इसका देखो हेयरिंग लॉस इंक्रीज होता चला जा रहा है, हेयरिंग जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं उसका हेयरिंग लॉस इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये देखो, लाइन सीधी होनी चाहिए नॉर्मल लोगों की, ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। अब ये देखो, ये ग्राफ में दो लाइन है, इसका मतलब है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का है, शोइंग एयरबोन का गैप, एयर कंडक्शन में कैसा आता है और बोन कंडक्शन में कैसा आता है। तो इनमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में विच इज बेटर, एयर कंडक्शन इज बेटर और बोन कंडक्शन इज बेटर? Which conduction is better in conductive hearing loss?
यस, क्योंकि आगे पैथोलॉजी पड़ी हुई है, एयर से तो कंडक्ट हो नहीं सकती आवाज, क्योंकि अंदर कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई, कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है। सो बोन कंडक्शन जब आप उसके मेस्टोइड प्रोसेस पे रखते हो ना, तो तब कंडक्ट हो जाता है किसी और पाथवे से। बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन। ठीक हो गया? तो ये नीचे वाली लाइन जो है, इज इट ऑफ बोन कंडक्शन? ये एक लाइन ऊपर वाली 1 है और 2 बोन कंडक्शन की कौन सी वाली लाइन है? 1 लाइन कौन सी है, 2 लाइन कौन सी है? ऊपर वाली कौन सी वाली लाइन है? शाबाश, ऊपर वाली जो है बोन कंडक्शन है, नीचे वाली एयर कंडक्शन है। इसकी एयर कंडक्शन का देखो कितना ज्यादा 40-50 का लॉस हो गया है, और बोन कंडक्शन इज बेटर। अब कॉजेस क्या हो सकती है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की? कि आपका इनर एयर जो था बचपन से ही डैमेज था, इट वाज मेल फॉर्म्ड। और दूसरा क्या हो सकता है, वो टॉर्चेस वाली इन्फेक्शन हुई थी, लाइक CMV, रूबेला, या ये बेबी वाज बोर्न प्रीमेच्योर। ठीक हो गया? उसके बाद सिंड्रोम से एल्पोल्ट, अशर, वार्डनबर्ग, इनसे हो सकता है। एक्वायर्ड कॉजेस क्या थी? कि आपको लेब्रिंथ की इन्फेक्शन हुई, ठीक है, या ट्रॉमा हुआ आपके केन ऑफ 8 को, बाय फ्रैक्चर, कंकशन, किसी ने पंच कर दिया, या एयर की सर्जरी में वो खराब हो गया। उसके बाद ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स दिए, लाइक जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेओमाइसिन, अमाइकसिन। ठीक है? उसके बाद मीनियस डिजीज से भी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। मीनियस डिजीज किस रीजन को इन्वॉल्व करेगी जिससे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा? मीनियस डिजीज इनर एयर को इन्वॉल्व करेगी। जब भी आपको कह रहे हैं कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा है, प्लीज लोकलाइज द लीजन टू इनर एयर। उसके बाद डायबिटीज कॉज इनर एयर प्रॉब्लम और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कैसे? डायबिटीज कैसे करती है आपको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस? इससे क्या होता है, डीमाइलिनेशन होती है ना डायबिटीज से नर्व्स की, माइलिन शीथ अफेक्ट होती है डायबिटीज से, तो उससे क्या हो गया, न्यूरल पाथवे अफेक्ट हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अब क्या हो गया, हमारे पास रीनल फंक्शंस आ गए, वायरसेस, मीनियस डिजीज, कॉक्लियर मैलफॉर्मेशन कंजेनिटल, उसकी वजह से क्या हो गया, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो गया। डायग्नोसिस क्या करना है, आपने हिस्ट्री लेनी, वाज दैट प्रेजेंट एट बर्थ, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हुआ, सर्जरी हुई, ठीक है, ये ऑल ऑफ अ सडन हो गया, या फिर आपकी एज ऐसी है। एज के साथ कौन सी वाली हेयरिंग लॉस होती है? एज के साथ कौन सी वाली हेयरिंग लॉस होती है? कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है। उसके बाद सेवेरिटी देखनी है आपने, कितने डेसिबल का लॉस हो गया। टाइप ऑफ ऑडियोग्राम पे पता चल जाएगा कि एक लाइन है, 2 लाइनें हैं, ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे नीचे डिप जा रहा है, और साइट ऑफ लीजन क्या, लेबोरेटरी टेस्ट करा लें, डायबिटीज है, किडनी के फंक्शन है जिससे आप ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स रिमूव नहीं कर सकते, फिर आप इनको अर्ली डिटेक्शन करोगे तो फिर आप रिहैबिलिटेट कर सकते हो, वही वाले कम्युनिटी मेडिसिन के प्रिंसिपल। उसके बाद डिजीजेस हैं तो उनको ट्रीट करो। अगर सिफिलिस कॉज कर रही है लेब्रिथाइन को डैमेज, तो उसको पेनिसिलिन स्टेरॉइड से आप ट्रीट कर सकते हो। हाइपोथायराइडिज्म करती है मीनियस डिजीज, उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट कर सकते हो। अगर ऑटोटॉक्सिक ड्रग आइडेंटिफाई कर लिए तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, ट्राई सॉल्विंग दिस SEQ. Name at least 3 drugs which cause reversible hearing loss. Name 2 vestibular toxic drugs. Regarding sudden unilateral hearing loss, give at least 4 etiological factors. Enumerate causes of conductive hearing loss. पहले करो 2A. Reversible पूछ रहा है वो hearing loss. Please keep that in mind. ये diuretics quinanes और एस्पिरिन, डायूरेटिक्स कोनेन, टेफ्रुसिमाइड कोनेन और एस्पिरिन कॉज करता है रिवर्सिबल।
और नेम 2 वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग्स। ये तो सिंपल है, जेंटामाइसिन लिख दो इसमें, ठीक है, नेओमाइसिन हो गए। Regarding sudden unilateral hearing loss, give at least 4 etiological factors. Sudden hearing loss हुआ है ना, तो इसका मतलब है it was not present at birth. ये हो गया आपके ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसमें से रिवर्सिबल कौन से हैं? डायूरेटिक्स, फ्रूसेमाइड, एथाकेनिक एसिड, बुटामाइड। एंटीमलेरियल्स आपके रिवर्सिबल क्विनेन, क्लोरोक्विनेन, हाइड्रोक्सीक्लोराइन और सेलिसाइक्लेट जो है रिवर्सिबल है, बाकी सारे इरिवर्सिबल लॉस करते हैं। और ये जो है आपके वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग्स है। अब सडन हेयरिंग लॉस होता है 30 डेसिबल या मोर का, और होता है विद इन पीरियड ऑफ 3 days और लेस। ठीक हो गया, 30 डेसिबल को इसको कहते हैं। ये इट कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस में हर्पीज जोस्टर से हो सकता है। ट्रॉमा सबसे बड़ी कॉज है, जैसे 3 दिन में कैसे हो गया सडन हेड इंजरी हुई है आपको, या आपने एयर ऑपरेशन करवाया है, ठीक है, या आपकी स्पॉन्टेनियस रप्चर कर दी कॉक्लियर मेम्ब्रेन, हेमरेज जो है, ठीक हो गया, वो भी कॉक्लियर आर्टरी में। इन्फेक्शन कौन सी हुई है? हर्पीज जोस्टर, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, ट्रॉमा हुआ, हेड इंजरी हुई, एयर ऑपरेशन कराया, या बैरो ट्रॉमा हुआ, एयर प्रेशर मेंटेन नहीं कर सके, ठीक है। ऑल्सो मीनियस डिजीज भी सडन सेंसरी हेयरिंग लॉस कराती है, ठीक है। और मीनियस डिजीज हाइपोथायराइड से एसोसिएटेड है, तो यू कैन राइट दैट। कोई से 4 कॉजेस कैन यू एन्यूमरेट जो सडन हेयरिंग लॉस कराते हैं? ये सारे करने हैं, इनमें से कोई से 4 याद करने। सबसे पहले तो ट्रॉमा याद कर लो ना, हेड इंजरी हुई, एयर ऑपरेशन हुआ, ठीक है, या स्पॉन्टेनियस रप्चर कर गई कॉक्लियर मेम्ब्रेन। एयर ड्रम के रप्चर से नहीं होगा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अगर मैं कहूँ किसी का एयर ड्रम रप्चर हो गया, तो कौन सा वाला हेयरिंग लॉस होगा? If I say a patient comes to you saying that she was slapped 2 days back and now she is unable to hear, conductive hearing loss होगा, ठीक है। अगर कॉक्लियर मेम्ब्रेन्स रप्चर होंगी, फिर कौन सा वाला हेयरिंग लॉस होगा? इनर एयर में कॉक्लियर, तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या करवाएंगे? इंसेक्टिसाइड, ऑटोटॉक्सिक ड्रग सारे के सारे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कराएंगे। उसके बाद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की क्या कॉजेस होती हैं? आपने बाहर से शुरू करना है, ठीक है। अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई, फ्रंकल हो गया जो बॉइल्स हैं, परफोरेट करेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्लूइड आ गया, कुछ कोई मैस पड़ा हुआ है, ट्यूमर वाला मैस पड़ा हुआ है, या सिंपल जो बच्चे हेयर पिन्स रख लेते हैं, क्लिप्स रख लेते हैं, ठीक है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एनी फॉरेन बॉडी वैक्स विल लीड टू कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कि एक्सटर्नल एयर में, मिडिल एयर में जब आप आ जाओगे तो वहां पे फ्लूइड होगा, ओटाइटिस मीडिया सीरियस या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विल कॉज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, या उसकी एमआईएस मेलियस इंकस स्टेबिलिटी खराब होगी। ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? स्टेपीज की फुट प्लेट स्टक हो जाती है, तो उसमें भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। अब कंजेनिटल कैसे हो सकता है कंडक्टिव हेयरिंग? ये तो सारी एक्वायर्ड कॉजेज है ना। कंजेनिटल ऐसे हो सकता है कि आपका एट्रीजिया हुआ बोन का, बोन पैदा होते ही फिक्स हुई है, जब वो फिक्स हो गई तो एमआईएस वोंट बी एबल टू वाइब्रेट, जब वो माइग्रेट ही नहीं करेंगी, फिक्स हुई है, स्टेपिस फिक्स हुई हुई है, या मेलियस फिक्स हुई हुई, ऑसिकल डिसकंटिन्यूटी है, जैसे एमआईएस हम तीन होती है ना, किसी की आई मिसिंग है, जब आई मिसिंग है तो वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर सकेगा एस तक, इट वोंट बी एबल टू, या कंजेनिटल कोलिस्टेटोमा बना हुआ है। सडन का मतलब सडन हेयरिंग सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस 30 डेसिबल का होता है, विद इन 3 days में होता है। वो इसलिए होता है कि आपने एयर की सर्जरी कराई, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक हो गया, या कॉक्लियर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई, ऑटोटॉक्सिक 3 दिन की हिस्ट्री हो, ड्रग्स ली हैं आपने जो ऑटोटॉक्सिक हो, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक खा ली, तो यू अंडरस्टैंड नाउ कि कैसे 3 दिन के अंदर सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। Say yes or no so that we can proceed. कंडक्टिव कैसे प्रेजेंट करेगा और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कैसे प्रेजेंट करेगा? उसके बाद ओल्डर पीपल में क्या होता है? प्रेस्बाइकेसिस, ठीक है, इज रिलेटेड टू
old age. It's a sensory neural hearing loss associated with physiological process of hearing. ठीक है, इट कुड बी स्पीडेड अप अगर आप क्रॉनिक एक्सपोजर वाली कंडीशन में काम करते हो, कोई वैस्कुलर डिजीजेस है, डायबिटीज है, आपको ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस है. कॉज क्या होगी? एथेरोस्क्लेरोसिस. उससे क्या होगा? आपकी परफ्यूजन नहीं जाएगी, कॉक्लिया को जो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी. इट विल स्टार्ट बिकमिंग वर्स. जब उसको परफ्यूजन नहीं जाएगी तो वो कंडक्ट नहीं करेगा. उसके बाद डायबिटीज एक्सेलरेट कर देती है एथेरोस्क्लेरोसिस को, और ऑल्सो क्या करती है? न्यूरोपैथी कॉज करती है. माइलिनेशन कम हो जाएगी तो वो प्रोसीड नहीं करेगी. ये ओल्ड एज में जाके सारी चीजें एक्सेलरेट कर रही है प्रोसेस को. ओल्ड एज में ऑलरेडी रिसेप्टर्स आर डाइंग. ये दे आस्क यू के 4 पैथोलॉजिकल टाइप्स बता दो ऑफ प्रेस्बैकिसिस. उसकी एक सेंसरी कि आपकी सेंसरी डिजेनरेशन हो रही है. ऑल्सो देयर इज अनदर जिसमें न्यूरल डिजेनरेशन हो रही है, नर्व्स में से माइलिन शीट उतर रही है. सेंसरी तो फिजियोलॉजिकल एज के साथ सबके रिसेप्टर्स कम हो रहे हैं. मेटाबॉलिक है जो कि सिगरेट स्मोकिंग और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कम ब्लड सप्लाई जा रही है. एंड फोर्थ इज कॉक्लियर डिजेनरेशन हो रही है. ठीक हो गया? पैथोलॉजिकल आपकी स्टिफनिंग होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो इतनी अच्छी वाइब्रेट नहीं कर रहे. डिजेनरेशन हो गया, आपके रिसेप्टर हेयर सेल सपोर्ट नहीं कर रहे. ठीक है, नर्व फाइबर का लॉस हो गया कॉक्लिया से, न्यूरल लॉस हो गया, फ्लूइड कम हो गया. Symptoms क्या आएंगे? There will be great difficulty in hearing noise in the presence of background. What sign is this called? Great difficulty in hearing in the presence of background noise. नहीं, wrong. It's not. इसको कहते हैं स्पीच डिस्क्रिमिनेशन. अभी तो बताया स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इनकी पुअर हो जाएगी. सेंसरी न्यूरल में क्या होता है? स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर हो जाती है. ठीक है, कंप्लेन ऑफ स्पीच बीइंग अंडरस्टूड एंड बिकम इंटॉलरेबल. टिनाइटस होगा अगर कॉक्लियर लीजन्स हैं तो. हिस्ट्री अब आप डायग्नोसिस से करने के आपने हिस्ट्री लेना है. ठीक है, हिस्ट्री में आप देखोगे एज, डायबिटीज है, कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, ऑल ऑफ दीज आर कॉजिंग इट. स्मोकर है. फैमिली हिस्ट्री में इनके पेरेंट्स को भी ऐसे ही हुआ था कि दे स्टार्टेड हियरिंग लेस एंड लेस. कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ऑडियोमेट्री करा सकती है जो रूल आउट के कोई सडन कॉज तो नहीं है. मैनेजमेंट आपने सिंपली ऐसे ही करनी है कि इसका कोई क्योर नहीं है तो आप काउंसिल करते हो कि बुढ़ापे में ऐसा होता है, हेयरिंग एड्स दे सकते हैं, और इनको कहो कि आप विजुअल क्लूज से समझें बात को. कोई स्मोकिंग वगैरह डिक्रीज कर दें. दे हैव टू डिक्रीज स्मोकिंग एंड अदर. अच्छा, try to solve this. A 75-year-old teacher comes to you with history of progressive hearing loss. There is no history of earache, air discharge, ototoxic drug, trauma to air. What's the most likely diagnosis? कैसे बनाया है प्रेस्बैकिसिस डायग्नोसिस? एक तो उसकी एज है और प्रोग्रेसिवली हो रहा है, प्रोग्रेसिवली रिसेप्टर्स की डेथ हो रही है. ना ही उसने, अगर अगर कोई बंदा 75 ईयर्स में आता और आपको कहता मैंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड खाए 3 दिन में, तो आप उसको क्या कहते? मैं बिल्कुल ठीक था, मैंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड की हाई डोज खाई, सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता. इट वोंट हैव बीन प्रेस्बैकिसिस. उसने सारी हिस्ट्री इसलिए दी है. अगर वो कहता मुझे एयर एक है और एयर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता. उसने सारी पैथोलॉजी रूल आउट करा दी है. ट्रॉमा टू हेयर से भी क्या होता? सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेस्बैकिसिस? देयर वर 4 टाइप्स ऑफ प्रेस्बैकिसिस. एक थी सेंसरी जिसमें आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ही खत्म हो रहा था. ठीक है, दूसरी थी न्यूरल जिसमें डीजनरेशन हो रही थी, न्यूरॉन्स की ऑडिटरी पाथवे इफेक्ट हो रहा था. ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिक था, स्ट्राया वेस्कुलरिस जो एंडोलिम्फ बनाते हैं अब इनके खराब हो जा रहे हैं. इट इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव. फोर्थ वाज कॉक्लियर, मेम्ब्रेन स्टिफ हो गई है, मेम्ब्रेन्स मूव नहीं करी.
ठीक है, ये ऐसे करना है। इनके सेंसरी रिसेप्टर्स की डेथ हो रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स भी डीजनरेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, और दूसरा कॉक्लियर स्टिफनिंग हो रही है। मैनेजमेंट क्या करना है, आपने काउंसलिंग कर देना है उनको, उनको बताने की विजुअल क्यू से करें। अगर है कोई कॉक्लियर, अगर इफ देयर इज सम डिवाइस यू कैन गिव इट टू देम। ठीक है, उनको काउंसलिंग करनी है उनकी। यस, उनको कहना है अगर स्मोकिंग है, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो रिड्यूस करा दें। प्रीटी मच काउंसलिंग में ही है इनकी सारी, और इनसे कहना है दूसरा करना शुरू करें, लिप रीडिंग वगैरह से स्टार्ट करें। अगेन आउटर एयर कहाँ खत्म होता है, जहाँ पे ये ड्रम होता है हमारा, ठीक है। और मिडिल एयर कहाँ तक होता है, मिडिल एयर में होता है एक तो हमारा एयर ड्रम और MIS। स्टेपीज का पाँव कहाँ लगता है, ओवल विंडो में, राउंड विंडो में? अच्छा, देयर इज अ स्टूडेंट हु इज सेइंग कि प्रेस्बाइकेसिस में जो होता है ना, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन अच्छा होता है। नहीं, आप गलत कह रहे हो, अच्छा नहीं होता। अगर उसकी न्यूरल वाली फॉर्म में प्रेस्बाइकेसिस हो रहा है तो उसमें स्पीच डिस्क्रिमिनेशन बहुत उनकी पुअर होती है। तो प्लीज अपना कंसेप्ट करेक्ट कर लो। जब भी यूजुअली व्हेन यू आर सेइंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो ये वर्दा इज सेइंग दिस, आई थिंक वर्दा ये करेक्ट कर लो अपना कि न्यूरल वाली फॉर्म में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन उनकी पुअर होती है। सो डोंट फॉर्म रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रेस्बाइकेसिस में न्यूरल फॉर्म में उनकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होती है, वो उन शोर वाली जगह पे नहीं सुन सकते, ठीक है। हाँ, सेंसिटिव वाली में ठीक होती है, न्यूरल वाली में मैं कह रही हूँ ना स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होती है। अच्छा, अब कहाँ तक पहुंचे थे हम कि एयर ड्रम तक जो है आउटर है, स्टार्टिंग फ्रॉम पिना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक आउटर हो गया, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से फुट प्लेट उसके कहाँ स्टेपीज की ओवल विंडो पे जहाँ पे उसका पाँव होता है, तो हम मिडिल तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। अब एक्सटर्नल एयर में क्या आ गया, पिना आ गया, आपकी ये कनाल आ गई जिसका एक्सटर्नल एक्यूस्टिक कनाल कहते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाकर ये स्टॉप होता है एक्सटर्नल एयर। अच्छा, एक बात बतानी है, जब आप कोई भी एक्सटर्नल एयर की एक पैथोलॉजी आइडेंटिफाई करो और वो आपसे पूछे कि मुझे डीडी बता दो, तो एक्सटर्नल एयर की सारी एक दूसरे की डीडीज बन सकती है। डायग्नोसिस बनाने के बाद यू कैन राइट डीडी, लाइक फ्रंकल का डीडी जो है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है। इज दिस थिंग क्लियर? ये जो है एक दूसरे के डीडीज बन जाते हैं। अब जो एक तो इसकी डिवीजन है, एक इन्फेक्टिव ग्रुप है, एक रिएक्टिव ग्रुप है। इन्फेक्टिव ग्रुप का मतलब है माइक्रोब्स की वजह से होगा। बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, फ्रंकल कॉज करेगा, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना करेगा, और मैलिग्नेंट करेगा। इनकी बैक्टीरिया अलग अलग है। फ्रंकल जो है स्टैफ ऑरियस कॉज कराता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस और एक्सटर्ना सूडोमोनास करता है, फंगल जो है वो ओटोमाइकोसिस करता है, वायरल क्या करता है, हर्पिस जोस्टर, और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका क्या करता है, इन्फ्लुएंजा करता है कॉज। उसके बाद रिएक्टिव ग्रुप में क्या हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, इचिंग या सिबोरिया डेंड्रफ वाला हो रहा है। अभी हम आउटर एयर पे खड़े हुए हैं, मेम्ब्रेन के बाहर बाहर, ये सारी पैथोलॉजीज मेम्ब्रेन के बाहर बाहर हो रही है, हमारे एयर ड्रम से बाहर। अब डिजीजेस जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो है फ्रंकल, लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये देखो, जो एक्सटर्नल एयर के हैं इन्फेक्टिव डिजीजेस, वो एक दूसरे की डीडी बन जाती हैं, ये मैं कह रही हूँ। बॉयल में देखो, बॉयल और फ्रंकल इज एन इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल।
जब 2-3 हेयर फॉलिकल के ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल इन्फेक्ट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बंकल कहलाएगा। अब अगेन द एमसीक्यू, स्टैफ ऑरियस जो है तो हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन होगी तो फ्रंकल कॉज होगा। फ्रंकल का और दूसरा नेम क्या है? व्हाट इज फ्रंकल कॉल्ड? व्हाट इज अनदर नेम फॉर फ्रंकल? boil. And what is another name for boil or fruncle? Otitis externa. Yes. Localize acute otitis externa. अब इसमें क्या होता है, स्पेयर पेन है और टेंडरनेस है ऑन मूविंग द पिना, ये कान पिना क्योंकि एक्सटर्नल एयर की है ना, ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो बाहर वाली जगह पे ही पेन हो रही है। और जब ट्रेगस को यहाँ पे प्रेस करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होती है, और जब आप च्यू करते हो, ये सिनेरियो में लिखा आएगा, तब भी बहुत ज्यादा पेन होती है। और मेस्टोइड रीजन में, पीछे मेस्टोइड की रीजन में एडिमा होता है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से ऐसा लगता है ये मेस्टोइडाइटिस है ड्यू टू एडिमा ओवर मेस्टोइड। इसके डीडी में मेस्टोइडाइटिस भी लिखना है। मेस्टोइडाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM की कॉम्प्लिकेशन है, एक्स्ट्रा क्रेनियल। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा क्रेनियल CSM की कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें क्या होगा, जो कान के आगे वाले लिम्फ नोड्स हैं वो भी स्वेलिंग हुई होगी, क्यों? क्योंकि देयर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या होगी कि पहले एक्सक्लूड कर देने कि डायबिटीज नहीं है, कोई और सिस्टेमिक डिसऑर्डर लाइक इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस तो नहीं है। उसके बाद फॉर स्किन इन्फेक्शन बस आपने सिम्टम्स देख लिए, उसके बाद एनाल्जेसिक देने, एनाल्जेसिक पैनाडोल, एंटीबायोटिक क्या देनी, कोट्राइमेजोल, पेनिसिलिन, क्लेवेनिलिक एसिड और फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। अच्छा, मुझे अब फ्रंकल की डीडी बताओ, जितने आप लोगों को समझ आते हैं। बताओ फ्रंकल की क्या डीडी बनेगी? मैंने डायग्नोसिस बना दिया। दे आस्क्ड 2 मार्क्स क्वेश्चन टू राइट डीडी ऑफ मेस्टोडाइटिस और गुड, वेरी गुड। मेस्टोडाइटिस और कौन सा है? डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये दीज आर ऑल डीडी ऑफ फ्रंकल। इसीलिए शुरू शुरू में हम डायबिटीज को रूल आउट कर रहे हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इट कुड बी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एज वेल, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे, सिर्फ सिम्टम्स पे हम कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देते हैं, इक्थामोल ग्लिसरीन। ये इक्थामोल जो है एंटीसेप्टिक एजेंट है। वेयर एज जो ग्लिसरीन है ना, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पे एडिमा हुआ और स्वेलिंग हुई है, उस सब को रिमूव करने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रहे हैं, और हम उसको कहेंगे एयर को ड्राई रखना है। ठीक है, एयर को ड्राई रखना है नहाते वक्त। और अगर एब्सेस बन चुकी है तो क्या करना है, डिपेंडेंट पार्ट का मतलब है जहाँ पे आपको लग रहा होता है। कभी आप लोगों ने पिंपल्स को प्रेस किया? हैव यू एवर प्रेस्ड पिंपल्स? जहाँ पे इसका मुंह सा निकला होता है, ठीक है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट पे इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। इसका सबसे बड़ा डीडी है मेस्टोडाइटिस बिकॉज ऑफ inflammation over mastoid region, edema and inflammation over mastoid region. बट हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, जो फ्रंकल होगा ना, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री होगी 3 दिन की। अगर मेस्टोडाइटिस होगा वो CSOM है, उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री होगी, साथ एयर डिस्चार्ज होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एयर डिस्चार्ज होगा, हियरिंग डिफेक्ट होगा, और काफी लॉन्गर हिस्ट्री होगी मेस्टोडाइटिस की, 3 दिन की हिस्ट्री में नहीं आएगा। अच्छा, try to solve this question. A 20-year-old male presented with progressively increasing persistent earache for 2 days. 2 days की हिस्ट्री मिल गई।
कोई शॉर्ट सी चीज बताना अभी. Decrease hearing, swelling around the ear, some purulent discharge from the ear. On examination, there is tracheal tenderness. There is round, soft, fluctuant swelling along the floor of the external auditory canal. ठीक है, external auditory canal क्या है? Otitis externa. ये हो गया. Tympanic membrane could not be viewed due to inability to introduce speculum. क्या है अब ये? फ्रंकल हो गया. इसका डीडी क्या लिखना है? डीडी क्या लिखना है? Diffuse otitis externa, malignant otitis externa, and mastoiditis. How will you treat this? How will you treat the patient? पेशेंट को क्या करना है? सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है, और इसको पेन किलर्स देने हैं. उसके बाद 10% इथामोल ग्लिसरीन देना है. इथामोल का एंटीसेप्टिक इफेक्ट है, ग्लिसरीन का डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट है. क्या करेगा? सारे एडीमा वगैरह को रिड्यूस कर देगा. अगर एब्सेस फॉर्म हो गई है तो we will have to go to incision and drainage. इस तरह से लिखना है इसका आंसर. आगे ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका. इसमें क्या होता है? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे बुल्ले फॉर्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स, बबल ऑफ ब्लड. ये देखो, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे ब्लिस्टर्स, बबल्स फॉर्म हुए हैं. नॉर्मल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये है, इस पे हुआ है फॉर्म. ये नॉर्मल है और ये इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है. कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ hemorrhagic bulla on tympanic membrane in deep meatus. ये देखो, ये बुल्ले फॉर्म हुए हैं. It is caused due to viral cause influenza. इसमें क्या होगा? जब वो बुला फटेगा तो ब्लड आएगा, कान से स्वेयर पेन होगी. ट्रीटमेंट एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि जब फटेगा तो इन्फेक्शंस लगेंगी. अब एनाल्जेसिक्स पेनाडोल लिख दिया करो, एंटीबायोटिक्स भी ऑगमेंटम लिख दिया करो. आगे आ गया मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. क्या इसके बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है? किन लोगों को मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है? शाबाश. डायबिटिक्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में, और कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? सूडोमोनास. ये प्रेजेंट बिल्कुल इस तरह से करता है जैसे फ्रंकल करता है, लेकिन इसमें एक चीज होती है, फेशियल पाल्सी या ग्रैनुलेशंस. ठीक है, ये देखो कि ऑल्दो इट सीम्स लाइक कि ये बिल्कुल फ्रंकल की तरह ही है, इसमें क्या होता है? उसी जगह पे है फ्रंकल की तरह, लेकिन कॉजेटिव एजेंट सूडोमोनास है और ये स्कल बेस को फॉरन इन्वॉल्व कर लेता है. पेन इसमें बहुत स्वेयर होती है. अगेन टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट वाली पेन होती है जो सेम फ्रंकल में हो रही थी. और डायबिटीज की हिस्ट्री होती है, एल्डरली होता है, डायबिटिक होता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स खा रहा होता है. एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, ग्रेनुलोमा होता है. ठीक है, ग्रेनुलोमा. इट वाज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंकल. फेशियल पाल्सी इज वेरी कॉमन. और इन्फेक्शन फॉरन क्या करती है? बेस ऑफ द स्कल से जुगुलर फोरामन से मल्टीपल क्रेनियल नर्व पाल्सीज कराती है. इनिशियली फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करती है, लेकिन बाद में ये मैलिग्नेंट है, इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली. फेशियल नर्व पाल्सी में क्या होता है? यू आर अनएबल टू क्लोज योर आईज, और चीक में जब हवा भर नहीं सकता, उसका गिर जाता है और एक कॉर्नर ऑफ द फेस डेविएट कर रहा होता है. साथ में जब ये ब्रेन को इन्वॉल्व करेगी, नेक स्टिफनेस भी आने लग जाएगी और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी साथ स्टार्ट हो जाएगी. हिस्ट्री लेनी है आपने, इसमें पता चल जाएगा कि डायबिटिक है, क्या खा रहा है, ड्रग्स कौन से ले रहा है. एग्जामिनेशन करोगे तो एक तो कान देख लिया, ठीक है, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गए. उसके बाद क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन भी करना है, तो उसमें से 7th नर्व की पाल्सी तो निकल आएगी. सीटी स्कैन ब्रेन करवाने, गैलियम कराने,
MCQ आता है, what is the investigation of choice for malignant otitis externa? उसका आंसर है गैलियम, right? गैलियम 67 और टेक्नीशियम बोन स्कैन। देखो डायग्नोसिस में आ जाएगा, कोई सिंगल पैथोगेनोमिक क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे ये फीचर मिलेगा तो आई विल डायग्नोसिस मैलिग्नेंट, बट यू हैव टू चेक फॉर डायबिटीज एंड फेशियल नर्व पाल्सी। एज, हिस्ट्री में डायबिटीज की हिस्ट्री, कंप्लीट हेड एंड नेक एग्जामिनेशन जरूरी है कि क्रेनियल नर्व पाल्सी हो, बट इट कैन नॉट बी प्रेजेंट क्योंकि अभी इनिशियली ना इन्वॉल्व कर रही हूँ, फौरन आ गया आपके पास। जब आप कल्चर और स्वैब करवाओगे तो उससे कौन सा एजेंट मिलेगा? सूडोमोनास। उसके बाद टिश्यू बायोप्सी पे रूल आउट करना है कि मैलिग्नेंसी तो नहीं होगी, और HbA1c पे आपको पता चल जाएगा कि द पर्सन हैड पुअर डायबिटिक कंट्रोल, इसकी वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। अगेन टेक्नीशियम बोन स्कैन T99, ठीक है, और हम डायग्नोसिस के लिए मोर यूजफुल है गैलियम 67 को हम यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए। नजर बस इन्वेस्टिगेशंस के नाम लिखने, नजर नहीं आना कुछ। टेक्नीशियन में बोन स्कैन में देखते हो कि कुछ स्प्रेड तो नहीं, कि बोन इन्फेक्शन तो नहीं होगी, मॉनिटर करते प्रोग्रेस का, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा। इन्वेस्टिगेशन के नाम इसी तरह से ऑर्डर में लिखने, ठीक है, कि फर्स्ट यू विल टेक हिस्ट्री, राइट, कैनियल ऑफ एग्जामिनेशन, then you will proceed towards ear examination. After ear examination you will go towards CT scan brain, gallium 67 scan, ठीक हो गया। उसके बाद टेक्नीशियम 99। अब ट्रीटमेंट क्या है? पहले पहले तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कराना है, इसीलिए फ्रंकल में भी पहले हमने डायबिटीज चेक की थी क्योंकि इनिशियली फ्रंकल की तरह लगता है। देन हमने एयर को क्लीन कराना है सारा का सारा, बिकॉज सूडोमोनास इज सिटिंग देयर ईटिंग अवे द ब्रेन। और ट्रीटमेंट करनी है 6 to 8 वीक्स की, आईवी ट्रीटमेंट करनी है इसमें, जेंटामाइसिन, टिकरसोलिन, इनमें से वन ऑफ देम, आईवी सेफ्ट्राएक्सोन और ओरल क्रोनोनोल्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद रिफैम्पिसिन, विद रिफैम्पिन। ओरल टॉयलेट होता है एक ही क्लिनिक के अंदर, बेटर टू डू अंडर माइक्रोस्कोप, वरना आप आगे की तरफ अंदर की तरफ कर दोगे इन्फेक्शन को। ड्राई और वेट होती है, और हिजीसन सिरिंज यूज करते हैं, दिस इज हिजीसन सिरिंज, जो कि इरिगेट भी कर रही होती है और साथ साथ सक्शन आउट भी कर रही होती है वैक्स को और जो भी डिब्रिस पड़ा हुआ है वहां पे। अगेन इसके डीडी वही है, ऑरिकल फ्रंकुलोसिस फ्रंकल और डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। अच्छा, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना उनको होता है जो स्विमिंग की हिस्ट्री होगी, यंग सा आदमी होगा, आएगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ, ठीक है, हॉट या ह्यूमिड एरिया में रहता होगा। अगेन इसमें भी आपने एयर टॉयलेट पहले करना है, मेडिकेटेड स्टेरॉइड ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स देके एनाल्जेसिक्स देके वापस कर देना है, और इक्टामोल ग्लिसरीन देना है। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना का अनदर नेम इज स्विमर एयर। उसमें हिस्ट्री होती है कि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रहता है, स्विम करता है, ठीक है, इसकी वजह से इन्वेजन हो जाता है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन, 60-year-old diabetic patient presented to you with intraceable swear pain, blood stained purulent discharge from the right ear. He also has facial weakness. कोई confusion है कि ये फ्रंकल है या malignant otitis externa है? Is there any confusion? अब इसकी DD में क्या लिखना है? You can write swimmer ear, fruncle or diffuse otitis externa. What is the treatment plan? Treatment plan में control of diabetes is the most important treatment plan. ठीक है, उसके बाद एयर को आप क्लीन करोगे और एंटीबायोटिक्स दोगे आईवी, जो मैंने एंटीबायोटिक्स आईवी जेंटामाइसिन will be given for 6 to 8 weeks.
अच्छा, a 16-year-old boy present during winter. 16-year-old boy. Malignant के चांसेस तो कम ही हो गए, ना ही डायबिटीज की कोई हिस्ट्री है. नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, स्नीजिंग, राइनोडिया हुआ और लेफ्ट ऑटल्जिया हुआ. ऑटल्जिया मतलब एयर में दर्द हो रही है उसके, एयर पेन. Blood stain discharge आ गया from the air. Clinical examination revealed congested nose after cleaning the external bluish blebs. Blebs का मतलब बुल्ला है. बुल्ला बड़े होते हैं, blebs छोटे होते हैं. On the panic membrane. What's your clinical diagnosis and how will you manage the patient? कैसे पता चला otitis hemorrhagica है? इसको इन्फ्लुएंजा हुआ है, नाक बंद है. ये सारी की सारी हिस्ट्री उसने इन्फ्लुएंजा, सर्दियों में इन्फ्लुएंजा होता है, इसने सारी हिस्ट्री आपको इन्फ्लुएंजा की दी है. अब ट्रीटमेंट कोई करोगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे दो और पेन किलर्स दे दो. कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया आपका? इन्फ्लुएंजा हो गया. सर्दी में सारी की सारी हिस्ट्री वाज वेरी सपोर्टिव. डिफाइन मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. अच्छा, ये मैं करा देती हूँ दूसरे वाले पीडीएफ से. इसका पैथोजेनेसिस है सब. हाँ, ये डिजीजेस ऑफ एक्सटर्नल एयर कर लेते हैं एक दफा. Diabetic has been having pain in air. Examination shows granulation in the air canal. What is the diagnosis? What is the diagnosis? Question number 1 का क्या diagnosis है? शाबाश. And how did you identify कि ये malignant otitis externa है? Please somebody guide me. Diabetic की history आई हुई है और granulation है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमने आज और कोई डिजीज की जिसमें granulation था. It's granulation is the hallmark है और दूसरा diabetic आ गया. ठीक है. ट्रीटमेंट में 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछ रहा है. एक तो प्लीज आप उसकी डायबिटीज कंट्रोल करा दो, डायबिटिक कंट्रोल करा दो, और दूसरा क्या कर दो, एंटीबायोटिक्स लगवा दो. IV ABS लिख रही हूँ, बट यू हैव टू राइट नेम्स एंड वीक्स प्लीज. साथ क्लीन भी कराना है. अच्छा, डिफाइन मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. Is an inflammatory condition of the external air caused by Pseudomonas in elderly, diabetics or immunocompromised. Names तो सारे लिखो. उसके बाद लिखो what are the different names of this entity. एक तो बुक में लिखा हुआ है necrotizing otitis externa, दूसरे इसके नेम है, इसको skull based osteomyelitis कहते हैं. Since you have done patho, osteomyelitis क्या चीज होती है? हाँ, मैं नेम्स करवा रही हूँ डिक्टेट. अब व्हाट इज ऑस्टियोमाइलिटिस? पैथो की हुई है रूमा का चैप्टर में. It's not, Aliza, it's not just it's bone marrow की infection को osteomyelitis. Bone and bone marrow. Osteitis होता है सिर्फ bone inflammation. Osteomyelitis is bone marrow and bone infection both. ठीक हो गया. इसका skull based osteomyelitis जिसकी वजह से it's involving, what is it doing? It's involving ये क्रेनियस टूथ या फिर सूडोमोनास ओस्टियोमाइलिटिस. इसके ये 3 नेम्स हैं. प्रेजेंटेशन क्या होती है इन लोगों की? कैसे प्रेजेंट करता है अ पर्सन? मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले की प्रेजेंटेशन का मतलब होता है क्लिनिकल फीचर्स लिखो इसमें. सिंपल है. इसको इतनी ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, ग्रैनुलेशंस होंगे, ठीक है, साथ में फेशियल नर्व पाल्सी. इतना तो लिख सकते हो. 3 फीचर्स: एक्सट्रीम पेन, granulations, facial nerve 7 की palsy.
Yes, you can write history of diabetes है, immunocompromised status है, good. अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या लिखोगे इसका? क्या पैथोजेनेसिस है इसका? सिंपल सूडोमोनास इन्वेड कर रहे हैं. Pseudomonas invade in infection suppressed to base and jugular foramen causing multiple canal of palsies. Pseudomonas क्या कर रहे हैं? इन्वेड कर रहा है. उसके बाद ट्रीटमेंट क्या? अगेन ट्रीटमेंट के 3 बेसिक है. डायबिटीज को कंट्रोल करो, एयर को क्लीन करो ताकि Pseudomonas हट जाए, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स दो. There is a disease which we did not do. What is automycosis? Name its type in the air, presentation and treatment. Automycosis का as far I remember I just told you कि ये fungal in nature है. External air पे fungus लगी हुई है. Automycosis is the fungal infection of external air canal. अब इसकी टाइप्स क्या है? इसकी टाइप्स है निगर. निगर वाली में निगर फ्रॉम निग्रोस ब्लैक है. फ्यूमिगेटस कौन सी है? पेल ब्लू. कैंडिडा तो हमेशा मुझे याद है कि व्हाइट ही होता है. निगर से ब्लैक याद रखनी है, फ्यूमिगेटर से ब्लू, कैंडिडा इज क्रीमी व्हाइट. प्रेजेंटेशन क्या होती है? ये प्रेजेंट करते हैं एक्सट्रीम इचिंग होती है. फंगस में इचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है एक्सटर्नल एयर में, और बदबू आ रही होती है इनके कान में से, और एयर ब्लॉक हो जाएगा, ऑब्वियसली फंगस लगी हुई है. अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करना है एयर टॉयलेट. एयर टॉयलेट का मतलब है एयर को क्लीन करना है. उसके बाद एंटी फंगल देना है एक स्पेसिफिक, लाइक नेस्टेटन दे दो फॉर कनाडा. फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना है एंटी फंगल्स, कोट्राइमेजोल, आयोडीन, ठीक है, फॉर 2 to 3 वीक्स. और एयर को उसको कहना है कि ड्राई रखना है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिख दो कोट्राइमेजोल. आगे, a 35-year-old may present with unilateral air pain, fullness in the air. On examination, tympanic membrane is not visible, masked by white cheesy substance. Can you diagnose this? Can you? Shabash, ये automycosis है. व्हाइट चीजी सब्सटेंस का मतलब है कैंडिडा लगी हुई है इसको. हाउ विल यू ट्रीट? अभी हमने इसको ट्रीट किया, पहले आप इसको क्लीन कर दो. क्लीन करने के बाद क्या करो? नेस्टेटन के दोगे. नेस्टेटन सिस्टेमिक एंटी फंगल्स कैन बी गिवन, ड्रॉप्स कैन बी गिवन. उसके बाद क्या करोगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दोगे, क्लोट्राइमेजोल दे दोगे. Then you will advise the patient to please keep it clean and dry. हाँ, ये कैंडिडा वाली है. वेरी गुड, क्योंकि वो वाइट है. अच्छा, ब्लू वाली का क्या नाम था? ब्लू वाली का क्या नाम था जो उनकी ब्लू टाइप की है? कैन कम इन एमसीक्यू. फ्यूमिगेटिस नाम है इसका, फ्यूमिगेटिस. और निग्रो से तो याद रह जाएगा ब्लैक. आगे आता है डायबिटिक फीमेल पेशेंट ऑफ 60 years having pain in the right ear last 2 days से हो रही है, is rapidly increasing intensity. On examination, external meatus is badly swollen. She is having conductive hearing loss. इस सब से मुझे अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि एक्सटर्नल एयर की ना पैथोलॉजी है. यहाँ तक I am just able to identify. She has developed facial palsy for the last 12 hours. उसकी ब्लड शुगर कितनी आ गई? 230 आ गई. What is the most probable diagnosis? क्लासिकल सिनेरियो था. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ विल यू मैनेज, और ये 4 मार्क्स का है. तो आपने पहले क्या लिखना है? इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है इसमें. इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है. देन यू विल मूव टुवर्ड्स ट्रीटमेंट. प्लीज 4 मार्क्स का है तो दे एक्सपेक्ट यू टू राइट अ लॉट.
सारी इन्वेस्टिगेशन जिस ऑर्डर में हमने की थी, you will take history के elderly है, is she on any drugs, then you will do air examination, then CT scan brain, then gallium 67, ठीक हो गया। इसके बाद टेक्नीशियम 99, एंड देन ट्रीटमेंट में पहले आपने उसको एडवाइस करना है प्लीज कंट्रोल योर डायबिटीज, टॉयलेट करना, एयर का जितना भी रिमूव करना है, डिस्चार्ज, डिब्रिस, ग्रेनुलेशन, डेड टिश्यू, एंटीबायोटिक्स देने हैं फॉर 6 to 8 weeks, एंड ओरल ले सकती तो ओरल, अदरवाइज गिव IV। आगे जो a male 60-year-old diabetic presented with pain in the right ear for 2 months. He has not responded to usual treatment with general practitioner. So वो लेता रहता है वहीं। On examination, he has granulation at the junction of cartilages and bony meatus. What is your diagnosis? किसी को इसमें डाउट है कि हमें एक्सटर्नल एयर की कोई और बीमारी लिखनी चाहिए 6th में? ये सबको है कि हम malignant otitis externa लिखें इसको। Does somebody can come with another diagnosis of 6, a male 60-year-old जिसकी granulation आए? कोई कहता है कि मैंने इसका दूसरा डायग्नोसिस लिखूंगी? It's malignant otitis externa ही है। आगे आ जाओ 70-year-old डायबिटिक पेशेंट हो गया, ये तो कर लिया था। उसके बाद आ जाओ 50-year-old फीमेल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज प्रेजेंटेड विद 10 days हिस्ट्री ऑफ स्वेयर पेन, थिक पेरुलेंट डिस्चार्ज भी है, फेशियल नर्व पाल्सी भी ऑन द राइट साइड, ग्रेनुलेशन भी है, सिंपल MOE है। अच्छा, 16-year-old boy presented during winters with nasal obstruction, sneezing, rhinorrhea, we did this just, ये था otitis externa hemorrhagica caused due to influenza, क्योंकि नाक बंद है और फ्लू होगा। Again, a 50-year-old diabetic presents with severe pain, not responding to routine medicine prescribed by GP. Granulation nazar aa rahi hai, purine discharge है, ipsilateral facial weakness है. What is the most probable diagnosis? Common organism. ये क्या हो गया? Malignant otitis externa caused by Pseudomonas. अच्छा, अब पढ़ो ये 28-year-old male presented with progressively increasing persistent earache for 2 days. ठीक हो गया। Decrease hearing, swelling around the ear, some purulent discharge भी आ गया। On examination there is tracheal tenderness. ट्रेगस क्या होता है? ये कान का जो छोटा वाला सा हमारा ऐसे करके आगे को लगा होता है। And there is rounded fluctuant swelling in the floor of the auditory canal. Tympanic membrane cannot be viewed. What is the diagnosis? Fruncle है ये। ट्रीटमेंट क्या लिखवाया फ्रंकल का? What is the treatment of fruncle? Simple, you will give painkillers, antibiotics और 10% इक्तमोल ग्लिसरीन से उसको क्लियर करोगे। But please take diabetes की history as well. A 50-year-old patient come to your clinic with me again, same questions. A young lady developed severe pain in the right ear 3 days ago after an attempt to relieve itching in the ear by hairpin. She also feels difficulty in opening and closing. Pressing tragus and touching pinna is painful. 13 का diagnosis क्या है? What is 13th question diagnosis? Yes, it's diffuse otitis externa.
बाकी सारे फीचर्स जो हैं हमें बिल्कुल लग रहे हैं, इट लुक्स लाइक फ्रंकल, ये सारे एक दूसरे के डीडी हैं, बट सिंस देयर इज ट्रॉमा हिस्ट्री, ये डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है, हेयर पिन से उसने इच किया जिसकी वजह से इन्वेजन हो गई है। अच्छा, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू सजेस्ट टू द पेशेंट? What precaution would you suggest to the patient? एक तो पहले से कहना है कि पिन को नहीं यूज करना दोबारा आपने इच करने के लिए, ठीक है, कॉटन बर्ड को यूज करना है, अवॉइड करना है पिन को। उसके बाद एयर को ड्राई रखना है, कीप एयर ड्राई व्हाइल बैथिंग, अवॉइड स्विमिंग। आगे, हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट? सिंस एक्यूट फेज में आई है तो पहले एयर टॉयलेट करके क्लीन कर दो उसका। अगेन सेम प्रिंसिपल फॉलो करने, एंटीबायोटिक्स दे दो, एनाल्जेसिक्स दे दो, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स एंड मेडिकेटेड विक्स। वो जो मेडिकेटेड विक्स होते हैं वो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड प्रिपरेशन की गॉज होती है, कान में रख देते हो तो वो ठीक हो जाते हैं, 2-3 दिन तक रखने पड़ते हैं वो मेडिकेटेड विक्स। इक्थेमोग्लिसरीन आप हर जगह पे लिख सकते हो, जितने ओटाइटिस एक्सटर्ना है, फ्रंकल में, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में, दे आर ऑल राइट, जहाँ पे भी एडिमा मिले ये रख दो, everything will be better. अच्छा, 25-year-old lady I slapped on the face by her husband. She felt excruciating pain at the time of the injury. A few blood drops came from the external auditory canal. What is the expected diagnosis? There's 4 other causes of bleeding from the ear. What is the treatment of this lady? Yes, it's traumatic rupture of tympanic membrane. List 4 other causes. अभी हमने एक cause की थी, otitis externa hemorrhagica due to influenza. और क्या causes हो सकती हैं? आपने foreign body रख लियो, ठीक है, ट्रॉमा से, हेयर पिन रख लियो, वो मार लियो, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया टेम्पोरल बोन का, राइट, फ्रैक्चर हो गया टेम्पोरल बोन का, बैरो ट्रॉमा हो गया। ट्रीटमेंट क्या करना है आपने? उनको क्या करना है, उनकी जो एजेस है उसको सीधा करके स्प्लिंट कर देना है, रीपोजिशन एंड स्प्लिंट अंडर माइक्रोस्कोप, रीपोजिशन स्प्लिंट एंड गिव द पेशेंट। ट्रीट क्या करना है? एक तो एबीएस लिख रही हूँ, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, और अंडर माइक्रोस्कोप आपने क्या करना है, उसको, उसके एजेस को सीधा कर देना है तो खुद ही वो जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये देखो, 50-year-old diabetic complains of square pain in the left. On examination, his pinna is protruding outwards and tender to pull. What is the diagnosis and what is the organism? See, इधर कोई cranial palsy नहीं है, but still due to diabetes or tender to pull, square pain है, इसमें भी यही लिखना है, malignant otitis externa. रिकरेंट फ्रंकुलोसिस कैसे है? उसने कहा है कि ये बार बार हो रहा है, रिकरेंट की कैसे हिस्ट्री बनाई है? अच्छा, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर में आपने क्या करना है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने,
आपने उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं। उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप क्या करना है, उसके एजेस इन्वर्टेड होंगे, जब कोई चीज फटती है तो उसके अंदर की तरफ होते हैं ना, ऐसे करके इन्वर्टेड होंगे, उनको सीधा कर देना अंडर माइक्रोस्कोप और स्प्लिंट करके रिपोजिशन एंड स्प्लिंट करके रख देना ताकि वो हील हो जाएगा। 2 months लगते हैं हील होने को, बट इट विल हील इवेंचुअली। कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग है कि एक तो ट्रॉमा हो गया, कुड बी हेयर पिन से, ठीक है, मैच स्टिक से, अभी फॉरेन बॉडी जा सकती है अंदर। उसके बाद टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया, अभी हमने ओटाइटिस एक्सटर्नल हेमरेजिक का किया था, उसमें भी कान से ब्लड आ रहा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि सडन प्रेशर चेंज हुआ, बैरो ट्रॉमा हो गया, आपने डाइविंग की, वाटर स्पोर्ट किए, उसकी वजह से ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। अब व्हाट टू डू अबाउट 50-year-old diabetic complaints of sphere? A student is saying recurrent frunculosis. Recurrent कैसे हुआ है ये? Is there a history? Yes, Seher is saying recurrent frunculosis लिखना है इसका। नहीं, drops नहीं देंगे। When your tympanic membrane is ruptured, you do not give drops. How can she explain how it is recurrent? इसमें pins is involved. ये देखो इसमें लिखा हुआ है swear pain के साथ आ रहा है। Is protruding outwards, tended to pull. Otoscopy cannot be performed because of diabetes. It will be malignant otitis externa. ठीक है, yeah, you can attempt it another way. इसको otitis externa and organism responsible, फिर भी pseudomonas ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। pseudomonas ही है, malignant otitis externa है, and pseudomonas लिखना है इसमें। पिंस इन्वॉल्व हैं तो फ्रंकल पिंस किधर इन्वॉल्व हैं और फ्रंकल? अच्छा, टेंडर पिन्ना, पिन्ना और ये टेंडर टू पुल, सिर्फ इसका ये मतलब होता है कि एक्सटर्नल एयर की प्रॉब्लम है, लोकलाइज करते हैं, ये सारे एक दूसरे की डीडी में जाते हैं, सिर्फ लोकलाइज कर रहा है डिजीज को। Acha, a 50-year-old lady complained of blocked air. On otoscopy, she had hard wax in the air canal. When doctors tried to remove the wax, she started coughing. The procedure was abandoned due to patient non-cooperation. Why she had coughed during wax removal? ठीक हो गया। उसके बाद how will you remove the wax and what are the contraindication for air syringing? Why did she cough during wax removal? सिंपल वागल नर्व का आंसर लिखना है। लीजा इज वेरी राइट, सिर्फ लिखना है वागस नर्व इन्वॉल्व है। इसका आंसर है कि रिफ्लेक्स कफ हुई थी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वागस नर्व, उसको टच हुआ तो उसको कफ आ गई, क्योंकि दोनों को सेम क्रेनियल ऑफ 10, जो ये भी लिख देगा क्रेनियल ऑफ 10 इन्वॉल्व, उसके भी फुल मार्क्स है। हाउ विल यू रिमूव द वैक्स? अब उसने जो भी मेथड यूज करता है, अदर मेथड हमारे पास है, सक्शन यूज कर ले और फोर्सेप रिमूवल यूज कर ले। ठीक है, सक्शन कर ले, इसको टच ना करो, यहाँ पे क्रेनियल ऑफ 10 की सप्लाई है जिससे उसको कफ हो रही है, तो उसको सक्शन आउट कर लो या फोर्सेप रिमूवल कर लो, ये दो हमारे पास मेथड हो गए। लिस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सिरिंजिंग, कब हमने सिरिंज नहीं मारनी कान में? शाबाश, ओटाइटिस मीडिया में, गुड। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में, जब मिडिल एयर में डिजीज हो, ओटाइटिस मीडिया। स्टूडेंट आंसर ओटाइटिस मीडिया में, बिल्कुल ठीक कहा उसने। जब परफोरेशन हुई है तो आप क्यों सिरिंज मार के उसके और अंदर कर दो के इन्फेक्शंस को? अगर प्रीवियस एयर सर्जरी हुई है तो वी डोंट नो कि हम सिरिंजिंग करते वक्त उसके प्रोस्थेटिक्स अंदर लगे हुए हम उनको हिला ना दें।
जब उसका एक ही कान फंक्शनल है तो प्लीज डू नॉट इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन, आप कुछ खराब नहीं कर दोगे। ठीक हो गया। यंग चिल्ड्रन में, ठीक है, यंग चिल्ड्रन में जब एक ही एयर हो, ओटाइटिस मीडिया हो, प्रीवियस सर्जरी हुई या परफोरेट हुआ हुआ, दीज आर ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सर्जरी। Patient complains of itching, irritation in the both ears with little discharge. Otoscopy show whitish material in both ear canals. What is the likely diagnosis and how will you treat the patient? Automycosis हो गया, candida in nature हो गया, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट कैसे करना था? we have to do air toilet, then nystatin, one इस पे डाल लो, air toilet, nystatin. 3, we will use antifungal broad spectrum cotrimazole and iodine. 4th will be instruction, please keep the air dry. ये automycosis है। Automycosis is fungal infection of the external layer. A 45-year-old male complains of otalgia for last few days, which increasing on intensity. Pinna is reddish, swollen, tender to touch. Patient is known diabetic for last year. Random sugar is 300. Patient has developed facial palsy and headache. A female 30 years of age presented with pain right ear for the last 3 days, which increase in intensity gradually. Pain is aggravated on chewing movement. There is no history of air discharge. On examination, movement of the pinna is painful. Meatus is occluded by swelling and there is some forward displacement. What is your diagnosis? Frontal है। और इसकी डीडी में क्या लिखोगे? Malignant otitis externa. इसका डायग्नोसिस तो फ्रंकल है। क्यों फ्रंकल है? क्योंकि वो सिर्फ 30 इयर्स की है, ठीक है, 30 इयर्स की है, चोइंग में पेन है और 3 डेज की हिस्ट्री है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट 30 इयर्स की है। आगे देयर इज क्वेश्चन automycosis they've given treatment, note on malignant otitis externa, bullous meningitis, write a short note on vex, and what else? What are the various types of foreign bodies? पहले ये कर लेते हैं, what are the various types of foreign bodies? Foreign bodies जो होती हैं are living, ठीक है, and they can be non-living. Non-living में क्या हो गया? जो बच्चे यूजुअली डाल लेते हैं, पीस ऑफ पेपर, पेंसिल, चॉक, मेटल बॉल्स। अब इसको रिमूव कैसे करना है? क्योंकि ड्राई होती है ना नॉन लिविंग, तो फोर्सेप्स से उठा लो, सिरिंज कर लो, सक्शन यूज कर लो, या फिर अगर छोटा ऑब्जेक्ट है इन यू आर स्केयर्ड दैट देयर विल बी परफोरेशन, तो माइक्रोस्कोपिक रिमूवल कर लो। लिविंग जो होती है ना, इंसेक्ट्स होती है, उनको पहले किल करना पड़ता है, ठीक है, उनको पहले क्लोरोफॉर्म वाटर डाल के मारना पड़ेगा और फिर निकालना होगा उन्हें। You have to kill them first and then remove them. Chloroform water, olive oil. उसमें syringing नहीं करते. How will you treat maggots? Again, same. कि पहले आप क्या करोगे? क्लोरोफॉर्म वाटर डालोगे, उनको किल करोगे और उसके बाद फिर रिमूव करोगे। How is the hard wax removed? How write a note on wax? ये भी कर लेते हैं, ये यहाँ पे है। अच्छा, वैक्स की कॉम्पोजिशन होती है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन होती है,
Ruminous glands होते हैं, hair होते हैं, dirt होती है और keratin होते हैं. Right? पहले तो आपने लिखना है, it is wax is made up of dead skin, sebaceous gland secretions, ruminous glands, hair and debris. उसके बाद what else did it say in the question? Question था write a note on. नहीं, सिर्फ how will you remove hard wax and write a short note on wax. Okay, how will you remove hard wax and write a short note on wax. पहले तो इसकी wax की definition लिख दोगे कि impacted wax is the wax composed of secretions of sebaceous glands and other glands here. And what does it produce? Conductive hearing loss. एक patient में क्या हो जाता है? Hearing impair हो जाती है. ठीक है, ringing की sensation आ सकती है, giddy feel हो सकता है, और reflex cuffing हो सकती है जब stimulation होगी auricular branch of vagus nerve. अब ट्रीटमेंट क्या करनी है, आपने इसको रिमूव करना है बाय सिरिंजिंग और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन. और अगर द वैक्स इज हार्ड टू रिमूव तो उसको क्या करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट 5% ड्रॉप सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में मिक्स करते हैं विद ग्लाइसरीन एंड वाटर और फिर निकालते हैं उसे. सोडियम पेरोक्साइड और लिक्विड पैराफिन भी यूज कर सकते हैं, बट सोडियम पेरोक्साइड इज अ टॉक्सिंट एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज इट. ठीक है, ये लिखा हुआ है. हार्ड वैक्स को कैसे रिमूव करना है आपने, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या सिरिंजिंग यूज करोगे तो उसमें से इंजरी हो जाएंगी, एब्रेशंस हो जाएंगे. तो पहले इसको डिसॉल्व करना है 5% सोडियम बाइकार्बोनेट को इन ग्लिसरीन एंड वाटर और 3 to 4 टाइम्स दिन में डालना है फ्यू डेज के लिए. उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड देन यू विल रिमूव इट. यस, हमें नॉर्मली वैक्स को वंस अ वीक रिमूव करना चाहिए. We have to do some of the anatomy as well. अच्छा, anatomy में ना ये you have to learn to draw this. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, टू ड्रॉ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब कोन ऑफ लाइट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, अगर वो ऐसे लिख देते हैं ड्रॉ राइट एयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो अगर आपने कोन ऑफ लाइट 5 o'clock पोजीशन में है ना, तो इसका मतलब है राइट एयर. इज इट क्लियर? और अगर वो 7 o'clock पोजीशन में है तो इसका मतलब है लेफ्ट एयर. ठीक है, अगर 5 o'clock पोजीशन में कोन ऑफ लाइट तो मतलब है सीधा कान की पर है वो, और वो ऐसे लिख के देते हैं ड्रॉ राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. उसमें ये सारी लेबलिंग करनी है और इसका एज इट इज ड्रॉ करना है. आज एक दफा प्रैक्टिस कर लेना इसको ड्रॉ करके. उसके बाद देयर इज कंफ्यूजन कि मिडिल एयर क्लेफ्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. इसमें ईस्टेशन ट्यूब आती है, एटिक एडिटिस, एंट्रम और मेस्टोइड सेल. उसके बाद दे आस्क क्वेश्चन अबाउट नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एयर. ठीक है, जो ऑरिकुलर होती है ना वो इतनी पिन्ना के इस पार्ट को सप्लाई करती है, ओनली पोस्टीरियर को. जो ठीक हो गया, जो लेसर ऑरिकुलर है वो मीडियल सरफेस को सप्लाई करती है जो टच कर रहा होता है बॉडी के साथ. सिर्फ पता होना चाहिए कि मिडिल एयर क्लेफ्ट किस चीज से बनता है. एटिक एंट्रम मैं बताती हूँ जब हम मिडिल एयर में करेंगे. आई विल टेल यू कि क्या क्या चीजें हैं. एटिक का मतलब होता है ऊपर वाली सरफेस, अपर, जो कि वो जो इंग्लिश मूवीज में जो ऊपर वाले एटिक बनना होता है ना घर का, ऐसे उसको एटिक कहते हैं. तो मिडिल एयर का जो अपर वाला पार्ट है उसको ये हो गया एटिक. ठीक है, एटिक, एडिटस, एंट्रम, यूस्टेशन ट्यूब मिडिल एयर क्लेफ्ट बनाती है. उसके बाद ऑल्सो
memorize this nerve supply of pinna. आगे है इस ये ट्राइंगल एनाटॉमी में करनी है मैक इवन ट्राइंगल। क्या बाउंड्रीज है मैक इवन ट्राइंगल की? देखो सुपीरियरली क्या कर रहा है, सुप्रा बॉडल का क्या चीज बना रही है इसका? दिस इज टेंजेंट और ये हो गया एक्सटर्नल बोनी कैनाल, ठीक है। इसकी नहीं सुप्रा टेम्पोरल बोनी सुप्रा मेस्टोइड क्रेस्ट बनाती है, सुप्रा मेस्टोइड क्रेस्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, सुप्रा मेस्टोइड क्रेस्ट। ऊपर जो इसका सुपीरियर बॉर्डर है सुप्रा मेस्टोइड क्रेस्ट बनाता है, जो इसका पोस्टो सुपीरियर ये पोस्टो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनाता है। और इन दोनों का टेंजेंट जब इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं मिलाते हैं तो थर्ड इसकी बाउंड्री बनती है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम मेस्टोइड एंट्रम को लोकेट करते हैं जब हमने कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल करनी होती है। इसके बाद मेस्टोइड एयर सेल्स जो होते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा यूक्यू आता है। इसके टाइप्स होते हैं, या तो इसके अंदर एयर में स्पेस हो सकती है, ठीक है, एयर वेल न्यूमेनाइड सेलुलर हो सकते हैं, और दे कुड बी फ्यूज सेलुलर और या ए सेलुलर, सेलुलर ए सेलुलर और डिप्लॉइटिक। सिर्फ इनके नेम्स याद करने हैं। इनके अंदर एयर हो सकती है, लाइक खुले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं या मीडियम हो सकते हैं। उसके बाद इनकी जो है ना जो इनके नेमिंग है, ये 9 नेम्स मेमोराइज करने हैं। इनके नेम्स इनकी लोकेशन की बेसिस पे रखे गए हैं। zygomatic cells, tegment cells, perisinus around the sinus plate, सिर्फ इनके नेम्स याद करने हैं। zygomatic, tegment, perisinus, retrofacial, perilabyrinthine, peritubular, tip, marginal, squamous। और जो ये कैरी नर्व्स दोबारा करा दें, इसको देखो अब स्टॉप द वीडियो इस्मत की। अच्छा, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है वो पोस्टीरियर को सप्लाई कर रही है, ठीक हो गया यार? स्टॉप वीडियो प्लीज। ग्रेटर ऑरिकुलर जो है वो पोस्टीरियर को सप्लाई कर रही है, राइट। लेसर ऑक्सीपिटल थोड़े से अब मीडियल सरफेस को सप्लाई कर रही है। ग्रेटर ऑरिकुलर सप्लाइज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑरिकल, मेजॉरिटी ऑफ द ऑरिकल इज सप्लाइड बाय ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक हो गया। उसके बाद लेसर ऑक्सीपिटल जो है ऊपर वाले कान के पोर्शन को सप्लाई करेगी ना, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बैक से लेसर ऑक्सीपिटल कर रही है। उसके बाद ऑरिकुलर टेम्पोरल, ऑरिकुलर टेम्पोरल का मतलब है यहाँ पे टेम्पोरल बोन के साथ, दिस इज ऑरिकुलर टेम्पोरल सप्लाई। आगे आर्नल्ड नर्व सप्लाई करिए कॉन्का को और मीडियल प्रोमिनेंस को। अभी किसी ये ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वागस नर्व जिसको आर्नल्ड नर्व भी कहते हैं, सिंपली क्रेनियल ऑफ 10 भी कह सकते हैं। यहाँ पे टच हुआ था पर्सन को ड्यूरिंग सिरिंजिंग तो उसको उल्टी आने लगी थी, क्योंकि क्रेनियल ऑफ 10 जो है आपकी खांसी कफ वॉमिट इंड्यूस कराती है। जो ग्रेटर पोर्शन है पिना का उसको ग्रेटर ऑरिकुलर सप्लाई करिए, जो ऊपर छोटा सा पार्ट है उसको ऑक्सीपिटल करिए, ठीक है। जहाँ पे ट्रेगस लगा हुआ है उसको ऑरिकुलर टेम्पोरल सप्लाई करिए।
हाँ, सुप्रा ट्रायंगल की दोबारा बाउंड्रीज रिपीट कर देती हूँ। इसकी सुपीरियर बाउंड्री सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट बना रही है। सुपीरियर बाउंड्री सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट बना रही है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है, और एक टेंजेंट है जो दोनों से ड्रॉ करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, टेंजेंट करते हैं ड्रॉ, तो थर्ड बाउंड्री बन जाती है। सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट, एक्सटर्नल बोनी कैनाल एंड देन टेंजेंट, दोनों को मिला दो। अच्छा, उसके बाद एक और बात याद करनी है, जो एंडोलिम्फ होता है ना उसमें सोडियम कम होता है, ये एमसीक्यू आता है। एंडोलिम्फ में सोडियम कम होता है और पेरीलिम्फ में पोटेशियम कम होता है। एंडोलिम्फ में सोडियम कम होता है, पेरीलिम्फ में पोटेशियम कम होता है। उसके बाद दे गिव अनदर एमसीक्यू जिसमें पूछते हैं ये मेलियस इंकस जो है ना वो फर्स्ट आर्च से बनते हैं और स्टेपीज सेकंड आर्च से बनते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ये एमसीक्यू देते हैं। ऑल्सो दे गिव एमसीक्यू एंडोलिम्फ में क्या होता है, सोडियम कम होता है, पेरीलिम्फ में पोटेशियम कम होता है। मिडिल एयर क्लेफ्ट में मेलियस इनकस फर्स्ट आर्च से बनते हैं, एम आई जो है फर्स्ट से बनेंगे, ऐसे होता है ना, एम आई एस मेलियस इनकस स्टेपिडियस, स्टेपिडियस क्या बनता है, सेकंड आर्च से बनता है। उसके बाद ये वाली डिजीजेस भी करनी है। हीमाटोमा ऑफ ऑरिकल, इसमें क्या हो गया, ऑरिकुलर कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम में क्या हो गया, ब्लड भर गया। क्यों? क्योंकि किसी बॉक्सर ने मारा, रेसलिंग हुई रग्बी प्लेयर में, और ये कॉलीफ्लावर गोभी के फूल की तरह कैसे करके स्वेलिंग होगी। अब क्या करना है, आपने इसको एस्पिरेट आउट करना है, एस्पिरेट आउट करके इसको ड्रेसिंग कर देनी है और एंटीबायोटिक्स दे देनी है। ये देखो, ये इंसिजन एंड ड्रेनेज करना है इसको, आईडी डिपेंडेंट पार्ट में इंसिजन एंड ड्रेनेज, और उसके बाद क्या करना है, ये डेंटल रोल से इसको बंद कर देना है। क्यों बंद कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहीं पे कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम के बीच में ब्लड जमा हो रहा है। जब हम इनको बंद कर देंगे कॉटन रोल्स लगा के, आगे भी एक पीछे भी, तो जगह ही नहीं बचेगी और ब्लड दोबारा जमा नहीं होगा। और ब्लड जमा क्यों आता है, क्योंकि पंचेस पड़ रहे थे, ट्रॉमा हुआ है। और प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक दे देंगे। डेवलपमेंट वाला पॉइंट है, मिडिल एयर क्लेफ्ट में जो मेलियस इनकस है वो फर्स्ट आर्च से बनी है, ठीक हो गया। जो स्टेपीज है वो सेकंड आर्च से बनी है, एक्सेप्ट इट्स फुट जो कि ओटिक कैप्सूल से बन रहा होता है। उसके बाद हीमाटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड इन और कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम में ब्लड जमा हो गया। ये देखो, यहाँ पे ब्लड जमा हो गया, कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम में ब्लड जमा हो गया। तो और क्यों जमा हुआ है, क्योंकि देयर वाज ट्रॉमा। अब क्या करो, इंसिजन एंड ड्रेनेज करके वो ब्लड को निकाल दो, यू रिमूव दैट ब्लड इंसिजन एंड ड्रेनेज करके। उसके बाद ये कॉटन रोल से यू हैव टू पैक दिस, इनको डेंटल रोल्स भी कहते हैं, इनको कॉटन रोल्स भी कहते हैं। आगे पीछे से डाल के इसको बंद कर दो और साथ एंटीबायोटिक दे दो। जब ये बंद हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे, तो इधर दोबारा ब्लड नहीं आएगा, राइट। और इस डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं, पगलिस्टिक बॉक्सर एयर और कॉलीफ्लावर एयर। ये देखो, ये सारा का सारा ब्लड जमा हुआ है बिटवीन कार्टिलेज एंड पेरिकॉन्डियम ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, रग्बी प्लेयर। उसके बाद है पेरिकॉन्ड्राइटिस, इन्फ्लेमेशन होगी कार्टिलेज की। ये क्यों हुआ, जब आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो कार्टिलेज पे इन्फेक्शन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है उसकी। एक तो लेसरेशन, ये जो आपने हीमाटोमा ट्रीट नहीं किया, या सर्जरी हुई, या फिर वो फ्रंकल डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना को ट्रीट नहीं किया उसके बाद।
अब क्या होगा, ये रेड पेनफुल हो जाएगा, कार्टिलेज अब एरोड हो रहा है, कार्टिलेज एरोड हो रहा है, पेरिकॉन्ड्राइटिस मींस कार्टिलेज इज गेटिंग इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन नाउ। ठीक है, इनिशियल रेड हॉट पेनफुल होगा और उसके बाद निक्रोसिस हो जाएगा कार्टिलेज का। तो आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, सिंपल एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स। Pericarditis is complication of which diseases? Pericarditis is complication of which diseases? Diffuse otitis externa, Frankel. Also कि अगर आपने ट्रॉमा हुआ और हीमाटोमा को ड्रेन नहीं किया, एंटीबायोटिक नहीं दी, तो कार्टिलेज का निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, कार्टिलेज की डेथ हो जाएगी, कार्टिलेज विल स्टार्ट डाइंग आउट, तो वो पेरिकार्डाइटिस होगा। अच्छा, we did this to conductive hearing loss. Okay, we will be taking 5-minute break and then we'll be starting middle ear disorders. अच्छा, अब मिडिल ईयर के पार्ट है एयर ड्रम, MIS, ऑसिकल्स क्या होते हैं, हमारी बोन्स जो होती हैं, MIS, टिम्पैनिक कैविटी और यूस्टिशियन ट्यूब। यूस्टिशियन ट्यूब का फंक्शन होता है कि वो हमारा एयर प्रेशर जो है ना वो इक्वलाइज रखती है कान में। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया एक्सटर्ना अब हमने कर लिया, ओटाइटिस मीडिया कह रहे हैं, मीडिया मींस मिडिल ईयर, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर। अब इसके सिम्टम्स वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। मिडिल ईयर में क्या हो गया, यूस्टिशियन ट्यूब, एटिक, एडिटस, एंट्रम, मेस्टोइड एयर सेल्स। अब सर्जरीज जो होंगी इसकी मेस्टोइडेक्टमी होगी। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसमें इन्फेक्टेड है और ये फ्लूइड आ गया आपकी ऑडिटरी बोन्स वाली जगह पे, और यहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब पड़ी हुई है। अब है एक्यूट सेप्राइटिस ओटाइटिस मीडिया। सेप्राइटिस मींस पस है, एक्यूट मींस शॉर्ट हिस्ट्री मिलेगी। ये वही चीज है जिसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो क्रॉनिक सेप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, ये वही डिजीज है जिसको आप ट्रीट नहीं करते थे, जिससे CSOM में कन्वर्ट हो जाता था। इसकी डेफिनेशन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा caused by pyogenic organism, strep pneumoniae. You have seen कि हर क्वेश्चन में वो पूछते हैं ऑर्गेनिज्म का नाम, तो you have to memorize it. Strep pneumoniae, H influenza, Moxarella catarrhalis. Predisposing factor है कि upper respiratory tract infection हुई है, common cold हुई है, the child will be feverish. fever की हिस्ट्री होगी। जब फीवर होता है, इन्फेक्शन होती है, तो हमारे CBC का क्या हाल होता है? What happens to our CBC? CBC में WBC काउंट रेज हो जाता है। WBC काउंट रेज हो जाता है ना इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन हो की, टॉन्सिल्स की, गले खराब है, सांस स्नीजिंग हो रही है। ठीक है, अब रूट ऑफ इन्फेक्शन है कि गले खराब है, स्नीजिंग हो रही है, यूस्टेशन ट्यूब से आ गई है। ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुई है जो कि बहुत रेयर है, ब्लड बॉर्न, कि आपकी इसको क्रॉस करके मिडिल एयर की इन्फेक्शन करा रही है। सबसे बड़ी जो है वो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक कैनाल से डायरेक्ट जा रही है। ठीक हो गया। सबसे बड़ा रूट जो हमारा मोस्ट कॉमन रूट है वो हो गया यूस्टेशन कैनाल। जब गला खराब है, ठीक है, एडिनोइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, और बच्चों में क्यों होता है यूस्टेशन ट्यूब डिसऑर्डर्स मोर कॉमन क्यों होते हैं, जिसकी वजह से गले खराब हो रहे थे चीजें, क्योंकि उनकी शॉर्टर, वाइडर और हॉरिजॉन्टल होती है। जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन होती है हमारे गलों की, एडिनोइड्स की, वो फौरन कानों को भी अफेक्ट करती है। ENT डिस्पाइट के नाम है एयर नोज थ्रोट, और इनकी डिजीजेस अलग अलग करते हैं, लेकिन एक के सिम्टम दूसरे में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, गला खराब है तो साथ कानों में भी पेन होने लग जाती है। ठीक है, गला खराब है साथ हमारी नाक में भी आने लग जाते हैं, गिर रही होती है। ठीक है, ये वाला सबसे अनकॉमन रूट है, ब्लड बॉर्न के, आपको कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुई है वो क्रॉस करके आपके मिडिल एयर में इन्फेक्शन कर, ये वेरी रेयर है। मोस्ट कॉमन क्या है, यूस्टेशन ट्यूब। और इसमें भी कर लो, स्टेप निमोनिया जो था, जो causative organism है, ये 30% of the time is the culprit. Haemophilus influenza is the 20% of the times, and there's Moxarella
कैसवारिस इज 12% ओनली। तो इसी ऑर्डर में लिखना है, स्टेप नमूनी। आगे दिस इज नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किस एयर की है, राइट और लेफ्ट? कैसे पता चला? बिकॉज 5 o'clock पे आ रहा है। ठीक है, अगर 7 o'clock पे आता तो मैं लेफ्ट कहती है नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, राइट की, और ये आपको ड्रॉ करके आनी चाहिए और लेबल के भी आनी चाहिए। दे आस्क यू। अब स्टेजेस है इसके, 5 स्टेजेस हैं ASIM के। एक है ट्यूबल ओक्लूजन। किस ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी ट्यूब ओक्लूड होगी? Which tube are they talking about? Which tube? स्टेशन ट्यूब की बात कर रहे हैं। आई एम राइटिंग ई हियर। स्टेशन ट्यूब की बात करें, स्टेशन ट्यूब अक्लूड होगी, प्री सुपरेटिव होगी, पस फॉर्म होने से पहले प्री सुपरेटिव। इसमें निपल साइन नजर आएगा आपको। ठीक हो गया। फिर सप्रेशन होगी, ठीक है, देन इट विल बिकम सुपरेटिव पस, रेजोल्यूशन होगी और फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाएंगी। ट्यूबल ऑक्लूजन। और ऑल्सो 9th चैप्टर से एक बात बतानी है। क्या how does tubal occlusion causes symptoms? ये देखो क्या होता है एक्यूट और प्रोलॉन्ग में ट्यूबल ब्लॉक। जब एक्यूट ट्यूबल ब्लॉक होगी, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगी, तो मिडिल एयर में वो गैसेस, वो प्रेशर्स इक्वलाइज करती हैं। जब वो ब्लॉक होगी तो मिडिल एयर में गैसेस खुद ब खुद ही रिजॉल्व एब्जॉर्ब होके खत्म होने लग जाएंगी। गैसेस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ब्लड में चली जाएगी, ऑक्सीजन तो वैसे ही अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ये सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खिंच जाएगी, ठीक है, रिट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया डेवलप होगा, ट्रांसुडेट आएगा और हेमरेजेस होंगे। ये बात समझ आइए? क्या हुआ कि पहले आपने क्या किया, उसका एयर पैसेज था ना, एयर पैसेज था, ठीक है, एयर पैसेज था जो इक्वलाइज करता था एनवायरनमेंट से एयर को, यूस्टेशन ट्यूब। जैसे ही वो ब्लॉक हुई, इसके अंदर जो इस कैविटी में एयर है, ऑक्सीजन खुद ही एब्जॉर्ब होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या होगी, ब्लड में चली गई। तो जब सारी गैसेस वहां से हट गई तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पीछे की तरफ आ जाती, रिट्रैक्ट हो गई, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांसुडेट आ जाएगा, एक्यूट। प्रोलॉन्ग में क्या होगा? प्रोलॉन्ग ब्लॉकेज से थिन वाटरी डिस्चार्ज होगा, जिसको ग्लू एयर कहते हैं हम, सीरस ओटाइटिस मीडिया। ये प्रोलॉन्ग में होगा, थिन वाटरी म्यूकोइड डिस्चार्ज। ट्रांसुडेटिव डिस्चार्ज क्या होता है? एक्यूट में होता है। और जो कॉजेज हैं यूस्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन की, यही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी, एलर्जी होगी, साइनसाइटिस, पोलिप्स, डीएनएस, एडिनोइड्स, राइट, सबम्यूकोसल पैलेट, ये सारी की सारी ब्लॉक कर देती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं यूस्टेशन ट्यूब को। अब आई हैव मेड दिस टेबल, यू हैव टू मेक इट ऑन योर बुक्स। कि ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, अभी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है सिर्फ, तो उससे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, गैसेस सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ब्लड में, और ऑक्सीजन खुद ब खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। उससे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा मिडिल एयर कैविटी में और वो रिट्रैक्ट हो जाएगी। सिम्टम्स, अभी कोई फीवर नहीं होगा, डेफनेस इन एयर एक, ब्लड वेसल्स अपेयर होने शुरू हो जाएंगे ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। प्री सुपरेटिव, राइट, प्री सुपरेटिव में क्या होगा? पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेंगे टिम्पैनिक कैविटी को और एयर एक पेन शुरू हो जाएगी, फीवर और रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी और कार्ट व्हील अपीयरेंस आ जाएगी। प्री सुपरेटिव अभी पास आना शुरू हो रही है, ये देखो, प्री सुपरेटिव में कार्ट व्हील अपीयरेंस आ जाएगी, वेसल सारी रिट्रैक्ट हुई हुई मेम्ब्रेन और ये वेसल्स नजर आ रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर।
आगे है स्टेज ऑफ सुप्रेशन. सुप्रेशन मीन पास इन द मिडिल एयर. इसमें फीवर 102 होगा. ये ऐसे ही आएंगे, आइडेंटिफाई ऐसे करने होंगे. दे विल आस्क यू कि कार्टविल नजर आ रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, विच स्टेज इज दिस? प्री सुप्रेशन. ठीक है. दे विल आस्क यू फीवर, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स हो रहे हैं. 102 फीवर हो गया, कौन सा वाला है? क्योंकि पास से एक मतलब मैक्सिमम बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए फीवर इतना ज्यादा हो रहा है. और सुप्रेशन में निपल लाइक प्रोट्रूजन होगी. जब पस भरेगी तब निपल बन जाएगी उसकी पस की. उसके बाद स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, पस वगैरह सब सबसाइड हो जाएंगे, हमारे डब्ल्यूबीसी फाइट कर देंगे, चाइल्ड बेटर हो जाएगा, रेस्टलेसनेस नहीं होगा. स्मॉल परफोरेशन इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में. ये देखो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ये इसका इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट होता है, जहाँ पे हम कोन ऑफ लाइट देखते हैं. इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में हमें परफोरेशन नजर आएगी, क्योंकि निकली है पस तभी तो रेजोल्यूशन हुआ है, अदरवाइज रेजोल्यूशन नहीं हुआ. उसके बाद निपल साइन इज सीन इन विच स्टेज? ये निपल बनी हुई है सुप्रेशन में, जब पस आएगी. प्री सुप्रेशन में कार्टवील साइन, सुप्रेशन में निपल साइन. कोन ऑफ लाइट से हम आइडेंटिफाई करते हैं. ये देखो, ये इस तरह से डिवाइड करते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को. इंटीरियर सुपीरियर कोन ऑफ लाइट होती है इंटीरियर इंफीरियर में. यहाँ से पस निकलेगी नीचे से परफोरेट करके, एंड इट विल डिसॉल्व. ये हो गया पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, ये पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट. इंटीरियर इंफीरियर में होती है ना कोन ऑफ लाइट. इसमें सारे लैंडमार्क्स, इतनी ज्यादा पस सुप्रेशन है, ऑल ऑफ द लैंडमार्क्स, ठीक है, विल बी लॉस्ट. जब पस आएगी तो कोई लैंडमार्क नजर नहीं आ रहा होगा. कौन कौन से लैंडमार्क्स नजर आते हैं हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में? क्या नजर आता है हमें? ये देखो, ये लैंडमार्क्स थे जो हमें नजर आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में. ये देखो, इनकस, मेलियस, ठीक है, कोन ऑफ लाइट, ये कोई नजर नहीं आएंगे क्योंकि सारी पस बच जाएगी. जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ASM will convert into CSM, और जो CSM की कॉम्प्लिकेशन है वही सारी लिखनी है इधर. इसमें वॉइस क्लियर ना हो? ट्रीटमेंट क्या करनी है? एंटीबायोटिक्स है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन है. 6 to 7 डेज में देने, साथ नेसल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स देने. क्यों देने? क्योंकि आपको बताया भी, जब साथ ही साइनोसाइटिस है, नेसल पोलिप्स है, DNS है, उसे क्या करे, यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक हो, इसकी वजह से अब्सॉर्प्शन ऑफ मिडिल एयर गैसेस हो रही है, नेगेटिव प्रेशर बन क्रिएट हो रहा है, डिट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन हो रही है, राइट. उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाती है, ट्रांसोडेट सारा कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि नो पैसेज ऑफ गोइंग आउट. तो आपने
decongestant nasal drop, epinephrine, oral nasal decongestant, pseudoephedrine, analgesic antipyretics, pseudoephedrine, ephedrine, और मोपिंग करनी है टॉयलेट की। कॉम्प्लिकेशन वाली बात ये है कि एएसएम को ट्रीट नहीं करोगे तो सीएसओ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सीएसएम की कॉम्प्लिकेशन आएंगी वो यहाँ पे लिख देनी एएसएम की कॉम्प्लिकेशंस में, बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स इनर एयर नाउ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आप कॉज फाइंड करनी है, उसको रिमूव करना है। अगर हम कॉज, अगर टॉन्सिलाइटिस किसी की कॉज है और एएसएम के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डू यू थिंक एंटीबायोटिक विल help the patient? Initially antibiotics will help the patient, लेकिन आपको टॉन्सिल्स रिमूव करने पड़ेंगे वरना सीएसएम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरिंगोटमी, दे आस्क्ड यू कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं जब एयर ड्रम बल्ज कर रहा होता है। किस फेज में ऑफ एएसएम एयर ड्रम इज बल्जिंग? और एक्यूट पेन में पेशेंट सुपरेटिव में। उसके बाद अगर आप कर लेते हो एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हो, एंटीबायोटिक्स विल नॉट इफेक्टिव एंड देयर इज persistent conductive hearing loss and discharge, then you will do मेरिंगोटमी। मेरिंगोटमी का क्या मतलब होता है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन देके उसकी पस को रिलीव करवाना। जब तक पस नहीं रिलीव होगी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती रहेंगी। पस को निकालना खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पस को निकाल दो, उसके बाद ये क्रो में इंसर्शन कर दो, यानी इसके जरिए आप निकलता रहेगा। ठीक है, ग्रो में इंसर्शन इज लाइक वो जो छोटी सी नली टाइप होती है वो लगा देंगे सो दैट इट कीप्स कमिंग आउट। एयर ड्रम बल्ज करते सुपरेटिव में जब पस आएगी तो तब भी होगा। प्री सुपरेटिव का हॉलमार्क था कार्टव्हील अपीयरेंस, जिसमें ब्लड वेसल्स आ गई थी ड्यू टू डिट्रैक्शन। उसके बाद अगर persistent diffusion है beyond 12 weeks to prevent complication, तब करना होगा। जब आप acute suppurative stage में आते हैं तब आप कर सकते हो। दूसरी बात है एंटीबायोटिक्स खिलाई है फिर भी there is persistent conductive hearing loss और incomplete resolution, तब करेंगे। या फिर effusion आ रही है, continuously effusion हो रही है beyond 12 weeks, तब हम ये करेंगे। Try to solve this SCQ. A 2-year-old with severe AK, common cold, otoscopy shows red drum and his temperature is 39 degrees centigrade. WBC count is 14,000. Normal WBC count क्या होता है? और ये सारी ASM कैसे बनाया? एक तो 2-year-old child है, severe air है, common cold. Common cold से क्या होगा इसका? Eustachian tube block हो जाएगी। ADM shows red का मतलब हो गया cartwheel sign है, ये cartwheel sign है। It might convert into suppurative soon. 39 temperature is high, हमारा 37 होता है। He is feverish, child is feverish, और normal WBC count होते हैं 4 to 11,000 और इसका कितना है 14। ये infections हुई पड़ी है इसको। ASOM है। What are the various stages? Stages के name लिखने and how will you treat the patient? पहले occlusion होगी, फिर pre-suppurative होगा, suppurative होगा, फिर it can resolve on its own or it can proceed towards stage of complication. Treatment क्या करेंगे? Antibiotic therapy, then nasal decongestion drops. ठीक है, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एयर टॉयलेट करके इसको सारा क्लीन करो। और देखो मेरिंगोटमी की इंडिकेशंस लिख दोगे आप। ठीक है, 3 इंडिकेशन। हम सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा करेंगे? मेरिंगोटमी, उसकी 3 इंडिकेशंस लिख दो। हाँ, स्टेजेस के सिर्फ नेम्स लिखने हैं। अगला देखो, डिस्क्राइब ब्रीफली क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एएसओएम। यहाँ पे आपने पूरा टेबल ड्रॉ करना है वो। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो पूरा करना पड़ेगा। ये देखो किस तरह से करना है। क्लिनिकल फीचर्स मांगे हैं उसने, साइंस एंड सिम्टम ये आपने पूरा ड्रॉ करना है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है? डेफनेस है, एयर एक नो फीवर, ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग में लीश ऑफ ब्लड वेसल्स, प्रीसुपरेटिव में एयर एक थ्रोम्बिंग है, फीवर है, रेस्टलेसनेस है, कार्टव्हील अपीयरेंस आ रही है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स। सुपरेटिव में फीवर, वॉमिटिंग, कन्वर्जन्स और निपल लाइक प्रोट्रूशंस नजर आ रही है और कोई लैंडमार्क नहीं नजर आ रहा।
जो हैंडल ऑफ मेलियस इन खत्म हो गया, लेकिन परफोरेशन मिल गई, जिसका मतलब है पस बाहर निकल गई। अब सारे का सारा रेडनेस और जो इन्फ्लेमेशन है विल सबसाइड। एंड फिफ्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कि वो आगे प्रोसीड कर गई हैं। आपकी सारी पस और विरुलेंस has gone towards inner ear, तो acute mastocytis, subperiosteal abscess, facial palsy start होगी। इस तरह से लिखना है, 5 marks में सारा लिखना है। You will make a column, stage, least of blood vessels लिखा